गुड मॉर्निंग साथियों। मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी को मिशन मंजिल की परिवार के ओर से सभी को स्वागत करता हूं साथियों। और आप सभी पूरे मन से पूरे लगन के साथ जुड़कर तैयारी में जो है वो आगाम दे रहे होंगे, नया आयाम दे रहे होंगे साथियों। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हिस्ट्री का क्लास चलेगा। 1 वीक जो है आपका बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और 1 वीक आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे हम चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम जानेंगे क्या कि धर्मपाल कौन था, देवपाल कौन था और गोपाल कौन था, ये सब। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल, हासिल उसे होती है अपनी मंजिल, जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। चलिए आगे हम चलने का प्रयास करते हैं। देखिए हिस्ट्री, इतिहास, इसमें से हम लोग इतिहास में चल रहे थे मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी हम लोग पीरियड देख रहे हैं 1205 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, इससे पहले एक फेज आता है जिसका नाम है प्री मेडिएवल इंडिया, प्री मेडिएवल इंडिया। वो चलता है आपका 712 से लेकर 1205 ईस्वी तक एडी। यह है पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत। और पूर्व मध्यकालीन भारत में ही हम लोग एक डायनेस्टी पढ़ रहे थे जिसका नाम था नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तर भारतीय राजवंश, उत्तर भारतीय राजवंश। देखिए, और इसमें से जो चल रहा है टॉपिक उसका नाम है पाल डायनेस्टी ऑफ, पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल में हम बताए थे कि पाल डायनेस्टी था। ठीक है, पाल डायनेस्टी, बंगाल का पाल वंश, बंगाल का पाल वंश, पाल वंश। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे राष्ट्रकूट बताए थे, उसके बाद राष्ट्रकूट के बाद बताए थे बंगाल में पाल वंश, और इसके साथ साथ हम एक बताए थे 3 डायनेस्टी था। एक था पाल वंश, पाल वंश जो बंगाल में चल रहा था, जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल बताए थे उसी में बताए थे ये चीज। दूसरा दूसरा था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो दक्कन में चल रहा था, दक्कन में। तीसरा राष्ट्रकूट हो गया, जिसमें से पाल वंश में जो बताए थे एक राजा था देवपाल, धर्मपाल, सॉरी धर्मपाल। धर्मपाल जो है
वो हार जाता है, ध्रुव से भी हारता है और ध्रुव के साथ साथ इससे वत्सराज से भी हार जाता है। ये वत्स राज से भी हार जाता है, ध्रुव के साथ साथ वत्सराज से भी हारता है ये। ठीक है, धर्मपाल और एक और डायनेस्टी थी, पाल हो गया, राष्ट्रकूट, और एक और था, क्या नाम, अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, आगे बताते हैं। देखिए, तो इसमें लिखेंगे द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी वाज गोपाल। कौन था? गोपाल। द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी वाज गोपाल। बंगाल का बात है, बंगाल, हाँ, बंगाल के पाल वंश पाल वंश का स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पाल वंश के गोपाल के द्वारा जो है वो इसका स्थापना किया गया। और ये जो है ही वाज फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, और फिर he was succeeded by his son, इसका बेटा हुआ, जिसका नाम था धर्मपाल। इसका उत्तराधिकारी इसी का पुत्र हुआ। इसका पुत्र धर्मपाल था। और धर्मपाल का जो पीरियड चलता है 770 से लेकर 770 से लेकर 810 ईस्वी तक चलता है ये। और इसका कहाँ गया गोपाल, तो गोपाल का चलता है 750 से 770 एडी तक। क्या था, चलिए उतारिए जल्दी से। और हाँ, एक प्रतिहार था, प्रतिहार डायनेस्टी।
प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश जो है उसमें से एक राजा था जिसका नाम था वत्सराज। यही वत्सराज जो है वो धर्मपाल को हराता है ट्रायंगुलर स्ट्रगल ऑफ कन्नौज में। अब देखिए इसका बेटा जब धर्मपाल आता है तो धर्मपाल भी बुद्ध धर्म का अनुयायी था। ही वॉज also a follower of बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म का ये भी अनुयायी था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। मतलब धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसका पुत्र आता है तो ये बहुत सारा काम करता है, जैसे कि इन हिज रूलिंग पीरियड the triangular struggle for कन्नौज आप सभी जानते हैं कहाँ है, यूपी में है। कन्नौज यूपी। कन्नौज वाज हैपेंड, मतलब ट्रायंगुलर स्ट्रगल जो हुआ कन्नौज के लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष, वो इसी के शासनकाल में हुआ। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में? धर्मपाल के शासन में। उसके बाद इन्होंने 200 गांव दान में दिया। ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जगह भी दिया। ठीक है। सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है उसका नाम है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसको फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। रावलपिंडी जगह पड़ता है, वहीं पे ये है। पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। अर्लियर का हम बात करें, अर्लियर इन पंजाब, ये पहले पंजाब में था, लेकिन अब जब विभाजन के बाद क्या चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, सबसे पुराना। इसमें से बहुत सारे लोग, जैसे आप पाणिनि का नाम सुने होंगे, पाणिनि जो व्याकरण का पितामह कहलाता था, वो इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था। चाणक्य के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है इसी के छात्र रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी के। उसके बाद
ये हो गया। उसका बाद फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, नाम आप जानते होंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दूसरी प्राचीन विश्वविद्यालय, और यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और भारत की वर्तमान समय की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, गुप्त काल में बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो गुप्त काल में बनाया गया, गुप्त काल में बनाया गया, गुप्त काल में, यानी गुप्ता पीरियड में बनाया गया, और गुप्ता पीरियड में किसके द्वारा? तो ये बनाया गया आपका कुमार गुप्ता के द्वारा 427 सी में। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बनाया गया कुमार गुप्त के द्वारा गुप्ता काल में। ठीक है साथियों, जल्दी से याद करिए। इसने 200 गांव दान में भी दिए थे यूनिवर्सिटी के लिए। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको बनवाने के लिए जगह भी दिया था, 200 गांव दान में भी दिया था, है ना। लेकिन इसी के काल में क्या हुआ कि इन ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज ट्रायंगल वाज हैपेंड। जब ये ट्रायंगुलर स्ट्रगल कन्नौज का हुआ तो उसमें से एक प्रतिहार रूलर था, प्रतिहारा रूलर जिसका नाम था वत्सराज। प्रतिहारा रूलर वत्सराज वाज डिफीटेड, वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल को हरा दिया था। हाँ, इसमें लिखेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, प्रतिहार शासक वत्सराज ने
धर्मपाल को पराजित किया। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया मतलब हरा दिया, पाल को पराजित किया। ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगुलर, एक राष्ट्रकूट शासक था वो भी इसको हराता है। ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज इन धर्मपाल was defeated by राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा रूलर। ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर जो है वो हरा देता है, उसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। धर्मपाल वाज आल्सो डिफीटेड, राष्ट्रकूट शासक ने भी ध्रुव ने भी धर्मपाल को पराजित किया, हरा दिया। तो सबसे पहले ये धर्मपाल किससे हारा? तो सबसे पहले हारा ये प्रतिहार रूलर से, जिसका नाम था वत्सराज। उसके बाद ये राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव से हार जाता है, ध्रुव। हाँ, जो इसमें से आपको देखने को मिला तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला इसलिए पड़ा क्योंकि भरत का एक बेटा था, भरत के बेटे के नाम पर, भरत का बेटा था तक्ष के नाम पर पड़ा, तक्ष के नाम पर तक्षशिला पड़ा। हाँ, भरत का एक बेटा हुआ करता था तक्ष, उसी के नाम पर तक्षशिला रखा गया इस यूनिवर्सिटी का नाम। अब इन्होंने जब मतलब अपना शासनकाल टेकिंग कर रहे थे, उस समय क्या हुआ कि 200 गांव दान में दिए, 200 गांव धर्मपाल ने दिया। धर्मपाल ने अच्छा काम किया। धर्मपाल ने 200 गांव दान में दिए। तो यहाँ लिख देंगे he gave 200 villages, या तो यहाँ डोनेटेड लिख दीजिए, डोनेटेड। ठीक है, 200 विलेजेज। और बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार बौद्ध धर्म का निवास स्थान को विहार कहा जाता था। निवास स्थान को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। और इन्होंने मतलब धर्मपाल ने विक्रमशिला में बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया था।
ने धर्मपाल ने विक्रमशिला में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। विहारों का निर्माण करवाया था। अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। और इसका एक बेटा था, देवपाल का धर्मपाल का बेटा देवपाल हुआ। इसका सन कौन है? देवपाल। और ये देवपाल जो है, ये देवपाल आगे परम सौगात का उपाधि धारण करता है। ठीक है। और ये देवपाल ही जो है वो मिहिर एक राजा होता है, उससे हारता है। उसके बाद इसका लास्ट रूलर जो आएगा, उसके बाद ये जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देवपाल के बाद एक और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि हम बताएं कि धर्मपाल जो है वो किस से हारा? सबसे पहले ध्रुव से हारा, उसके बाद वत्सराज से हारा, उसके बाद इसका जो पुत्र है, he was succeeded by his son, जिसका नाम है देवपाल। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? देवपाल। इसका उत्तराधिकारी, इसी का बेटा हुआ। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र देवपाल हुआ। ठीक है। ही टुक द टाइटल ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं, ही वाज डिफीटेड बाय हिज सन, प्रतिहारा रूलर, जिसका नाम क्या? प्रतिहारा रूलर का, तो प्रतिहारा रूलर जो था उसका नाम था मिहिर भोज भी बहुत प्रतापी शासक था। ठीक है। मिहिर भोज ने प्रतिहार वंश के मिहिर भोज ने देवपाल को हरा दिया। देवपाल को पराजित किया। ठीक है। पराजित किया। अब देखिए, जब ये पराजित हो गया तो इससे पहले ही, पराजित होने से पहले ही टुक द टाइटल ऑफ परम सौगात। इन्होंने परम सौगात की उपाधि धारण की थी।
इन्होंने परम सौगात सौगात की उपाधि धारण की थी ठीक है। ये जो थे वो परम सौगात का उपाधि धारण किए थे। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज दिस डायनेस्टी वाज इस वंश के अंतिम शासक महिपाल हुए। कौन हुए? महिपाल। इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? महिपाल हुए। ठीक है। अब हम चलेंगे सेन वंश। ठीक है। सेन वंश के बारे में सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, है ना, बल्लाल सेन, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम चलेंगे किसमें? सेन डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले आप थोड़ा सा जानिए कि जैसे विक्रम संवत, तो ये विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य के गद्दी पर बैठने के उपरांत हुआ। ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी कैलेंडर एक जानते हैं, हिंदू कैलेंडर। ठीक है। और एक मुस्लिम कैलेंडर जानते हैं, जो हिजरी संवत पर हम बताए थे कि 622 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद जब मदीना चले गए तो उसी समय एक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था हिजरी संवत। क्या नाम था? हिजरी संवत। ये मुस्लिम कैलेंडर है। और एक जेसस कैलेंडर भी आता है, जेसस कैलेंडर में आप देखे होंगे क्या कि जेसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग जो है ये कैलेंडर माना गया है, जिसको नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है। और विक्रम संवत है। लक्ष्मण ने भी अपना एक संवत चलाया था, लक्ष्मण संवत। ठीक है। तो ये सब कैलेंडर है जो अभी आएगा आगे। शकों ने एक शक संवत होता है, शक संवत। शकों को पराजित करने के बाद कनिष्क ने क्या किया था कि शक संवत चलाया था, शक संवत। ठीक है। हाँ, सेन वंश। ठीक है। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए देखिए, इसका पूरा टॉपिक जो है सेन वंश का क्या है, बंगाल में ही ये सेन वंश था। यहाँ लिखेंगे सेन डायनेस्टी ऑफ
सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल का ये सेन वंश है, बंगाल का सेन वंश है, बंगाल का सेन वंश, बंगाल का सेन वंश। अब देखिए, द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज सामंत सेन। हाँ, यहाँ लिखेंगे बंगाल के सेन वंश, बंगाल के सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन थे। ठीक है। इसी का एक बेटा था विजय सेन, जो इसका उत्तराधिकारी बनता है। और ये उत्तराधिकारी बनने के बाद क्या करता है, दो शहरों को स्थापना करता है, दो शहर बनाता है, जिसमें से एक शहर का नाम था विक्रमपुर। क्या है? विक्रमपुर। और एक का नाम है विजयपुर। ठीक है, अपने ही नाम पर रखता है विजयपुर। और अपना राजधानी भी ये मुंगेर बनाता है। ही मेड हिज कैपिटल मुंगेर। देखो होंगे जब प्लासी का युद्ध चल रहा था 1757 ईस्वी में, जिसमें सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है किसके से? रॉबर्ट क्लाइव से। तो उसमें से 3 राजधानियां बनता है। एक बंगाल का 3 राजधानी होता था उस समय। एक था मुर्शिदाबाद, एक था मुंगेर, और एक बनाया गया था ढाका। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वो पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बंगाल प्रांत का। तो यहां से देखेंगे, he was succeeded by his son विजय सेन। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सामंत सेन हुआ। सामंत सेन का उत्तराधिकारी जो हाँ, सामंत सेन का बेटा था विजय सेन। He was succeeded by his son विजय सेन। यहाँ लिखेंगे इसका उत्तराधिकारी उसी का पुत्र विजय सेन हुआ। विजय सेन हुआ। कौन हुआ? विजय सेन हुआ। इसने अपना प्रशस्ति भी लिखाया था। प्रशस्ति पत्र जो आता है, तो अपना जितना भी जो ये युद्ध जीता है वो प्रशस्ति पत्र में लिखवाया था। उस प्रशस्ति पत्र का नाम था देवपाड़ा प्रशस्ति पत्र। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति पत्र। और इसी में अपने विजयों के बारे में, अपने जितने भी बैटल जीते हैं उसके बारे में लिखवाया था। ठीक है, विजय सेन ने। he founded two cities है ना। इसने 2 शहरों की स्थापना की। इसने 2 शहरों की स्थापना की। और ये 2 शहर कौन कौन थे? तो एक था विक्रमपुर, एक था
विक्रमपुर, विक्रमपुर। और दूसरा था विजयपुर, विजयपुर। विजयपुर। इसने इसने अपने बीजियों का विवरण 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 यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिखवाया था, डिस्क्रिप्शन लिखवाया था देवपाड़ा देवपाड़ा प्रशस्ति प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, इसने अपना जो प्रशस्ति पत्र लिखवाया वो किसमें लिखवाया, तो देवपाड़ा प्रशस्ति पत्र में। ठीक है, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो मुंगेर को बनाया। इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, मुंगेर को बनाया। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। कहाँ था, फोन कर रहा है नहीं, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, कॉल आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका जो उत्तराधिकारी है यानी कि नेक्स्ट रूलर है वो आएगा द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज बल्लाल सेन। बल्लाल सेन आता है, बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन का ही बेटा था लक्ष्मण सेन। अगला इस वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन था, अगला उत्तराधिकारी बल्लाल सेन था। कौन था, बल्लाल सेन था। नेक्स्ट इसमें से आगे चलेंगे हम। बल्लाल सेन he was succeeded by his son named क्या नाम है, he was succeeded by his son लक्ष्मण सेन के द्वारा इसका जो उत्तराधिकारी किया गया। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन हुआ। कौन हुआ, लक्ष्मण सेन हुआ। और लक्ष्मण सेन जो है 1078 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक के रहते हैं। लक्ष्मण सेन हुए। ठीक है, he was succeeded by his son लक्ष्मण सेन। he took the title of Godeswar and
गोडेश्वर एंड निशंक शंकर, निशंक शंकर, निशंक शंकर, निशंक शंकर, इसने यानी लक्ष्मण सेन ने, इसने इसने गोडेश्वर और निशंक 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 शंकर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसमें से ये थोड़ा लंबा है, आज नहीं हो पाएगा। कैलेंडर जो आता है, तो ये कैलेंडर जारी किए थे लक्ष्मण संवत। इन्होंने अपने नाम पर लक्ष्मण संवत नाम का कैलेंडर चलवाए होगा, है ना। अपने ही नाम पर इन्होंने क्या चलवाया, एक कैलेंडर चलवाया। देखिए कनिष्क जो थे, कनिष्क ने शकों को पराजित किया, पराजित किया। इसलिए यहां पे कैलेंडर चला शक संवत, है ना। और हम लोगों का जो हिंदू कैलेंडर है, वो हिंदू कैलेंडर कब से माना जाता है, 57 BC से माना जाता है, 57 BC से। ये हम लोगों का हिंदू कैलेंडर है वो। ठीक है, कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो बाकी जो भी है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे साथियों। बाकी जो है इसके बाद और चलेगा। कश्मीर में एक हिंदू शाही वंश था, कश्मीर का हिंदू शाही वंश जो है वो रूल करेंगे, और उसमें से जो है वो जयपाल अंतिम हिंदू शासक रहेगा। जो जयपाल, जो अरब का अटैक होगा, फर्स्ट अरबी अटैक होगा, उसमें से आप देखे होंगे कि जयपाल पराजित हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है। इससे मोहम्मद बिन कासिम से अटैक आने की हारने से पहले ही वो किससे हार चुके हैं, तो महमूद गजनबी के बारे में। क्योंकि हिंदुस्तान में कश्मीर का जो क्षेत्र था, वो कश्मीर के क्षेत्र में हिंदू शाही राजाओं का राज था इनिशियली फेज में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही कश्मीर में अटैक होता है महमूद गजनबी का, वहिंद का युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है, जरा सा देख लीजिए। वहिंद, ये वहिंद का युद्ध जो है, वहिंद बैटल। तो फर्स्ट वहिंद का युद्ध जो होगा, वो 1001 ईस्वी में होगा, 1001 ईस्वी में। और फिर 1008 ईस्वी में वहिंद का युद्ध होगा, तो सेकेंड वाला। तो इस दोनों वहिंद के युद्ध में ये अटैक करते रहता है। और ये जब सुबुक्तगिन इसका पुत्र था, सबसे पहले तो इसका स्थापना अलप्तगिन के द्वारा किया गया। अलप्तगिन जो है अलप्तगिन का जो गुलाम था वो सुबुक्तगिन था, और सुबुक्तगिन का ही बेटा महमूद गजनबी था। तो जब ये इनिशियली फेज में इसको
हिंदुस्तान पिताजी आते हैं और हिंदुस्तान में इनके पिताजी मारे जाते हैं, तो ये बेहद नाराज होता है और नाराज होने के बाद जो है ये प्रण लेता है कि हम हर साल एक एक अटैक करेंगे, और हर साल ये एक एक अटैक करेगा। 1001 से लेकर 1030 तक इसका टाइम पीरियड है, मतलब 1000 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। 1030 में इसका डेथ हो जाता है महमूद गजनबी का, यानी मर जाता है महमूद गजनबी। तो इस महमूद गजनबी का मृत्यु तक का फेज जो है वो हम देखेंगे 1000 से लेके 1030। 1025 ईस्वी में देखेंगे सोमनाथ के टेम्पल पर ये अटैक करेगा, ठीक है। इससे पहले वो जयपाल को हरा देता है, ठीक है, वहिंद के युद्ध में। और वहिंद के युद्ध में जब हार जाता है तो क्या होता है कि उस पर व्यंग करता है, कटाक्ष है ना, उसको मतलब डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका व्यंग करता है, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब मजाक बनाता है। तत्पश्चात क्या होता है, जयपाल जो है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है और आग में कूदकर कमिटेड सुसाइड कर लेता है, मतलब वह सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो इस व्यंग को वो सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन वो अंतिम हिंदू राजा था जो कश्मीर में शासन कर रहा था, ठीक है। बाकी हम जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे साथियों, तो तब तक के लिए बने रहें आप लोग। जय हिंद, बाय टू ऑल।